हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 4। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 7 वीक में, बस ये सीरीज़ 7 वीक के लिए चलेगी, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज़ है, और इन जिन बच्चों ने एक बारी कोर्स कहीं से कर रखा है और अब वो अपना रिवीजन करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो भी वो लोग ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इन केस अगर दोबारा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है या वो अप्रोच देखनी होती है जिस तरीके से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो आप पीडीएफ के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा, जो भी बच्चे पूरी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, अटेंडेंस लगाना बेसिकली। ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि 7 वीक जब आपने प्रॉपर पूरी वीडियो देखी तो आपका इम्प्रूवमेंट क्या आया। ठीक है, इवन जो बच्चे मॉक्स दे रहे होंगे अभी, जिनका पहले से थोड़ा बहुत होगा या रिवीजन वाले फेज़ में होंगे, तो उनका स्कोर किस तरीके से बढ़ रहा है 1 वीक में, 2 वीक में, 2-4 दिन अगर क्लासेस लेने के बाद क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो वाली चीज़ें भी शेयर कर सकते हो, ताकि और बच्चों को भी पता चले कि क्या बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज निकालनी सारी बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। अब बेसिकली बात रह जाती है कि आप स्टेटमेंट को कितना अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उसको कितने अच्छी तरीके से समझ के उसकी अप्रोच डिफाइन अपने दिमाग में पहले करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। ये पूछ रहा है। अब इसको मैं पहले आपको बेसिक तरीके से करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचोगे वो मैं आपको बताऊंगा। मान लो सपोज 100 अब वो नंबर है, उसका 62% निकाला हमने सबसे पहले। 62% कितना हो गया? 62। 100 ही वो नंबर है, उसका 80% निकाला हमने, वो नंबर कितना हो गया? 80। इन दोनों में डिफरेंस कितना दे रखा है? 198 का। ठीक है, क्वेश्चन में 198 दे रखा है। हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है? अगर आप इसको 60 मान लेते हो तो 12-18 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 18 की वैल्यू क्वेश्चन में 198 है। सही है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको डिवाइड करोगे 18 से, 18 एकम 18 और 18 एकम 18, एक यूनिट की यानी एक नंबर की वैल्यू आपको पता चल गई 11। अब यहाँ से आप या तो एक्चुअल नंबर निकाल सकते हो, तो वो नंबर हो जाएगा आपके 1100। ठीक है, ये है वो एक्चुअल नंबर। अब क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ अ नंबर। अब या तो आप ये कर सकते हो, इसका 92% निकालोगे, इसका 56% निकालोगे, जबकि पेपर में ये सब नहीं करना होता। आपसे सीधा सीधा बोला ना 92% और 56%। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा अगर 100 की टर्म्स में चलोगे? हमें नंबर से बाद में लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो पूछा नहीं है हमसे, तो डिफरेंस पूछा है। तो अगर 100 ही रहता वो नंबर तो डिफरेंस निकालते तो कितना आता भाई? 92% निकालते तो वो 92 आता, 56% निकालते तो 56 आता। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 60 मान लो कि 32, 32 4 36 का डिफरेंस है। ठीक है, अब हमें पता है एक यूनिट की वैल्यू हमारी 11 आई है, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 इंटू 11, 11 6 66, 6 क्या रह गया? 11 तिया 33, 33 और 6 39, 396 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अब ये सारा प्रोसेस भी ठीक है, आपको एक्चुअल नंबर भी निकाल सकते हो, उसके बाद 92% भी निकाल सकते हो, 56% भी निकाल सकते हो, उसको माइनस भी कर सकते हो। लेकिन आपको अब ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चल रहा है, तो यूनिट की टर्म्स में ही हम माइनस कर लेते हैं। एक्चुअल नंबर से हमें क्या लेना देना है? जब हमें इन टर्म्स ऑफ एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई कि इतनी आने वाली है, तो हमें बस ये देखना ना कितनी यूनिट्स निकल के आ रही है। यहाँ पे जब डिफरेंस कर रहे हैं तो कितनी यूनिट्स निकल के आ रही है? 36 यूनिट निकल के आ रही है। 36 की वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से करना है पेपर में। अब ये तो मैंने आपको सिखाया, यहाँ तक तो पहुंचना भी नहीं है। यहाँ पर ही देखते ही आप सब समझ जाओगे कि 100 मान के करेंगे तो 80 माइनस 62 करो, 62 करोगे तो 18 आ जाएगा। 18 की वैल्यू ये है, ओरली करोगे तो एक की वैल्यू 11 आ जाएगी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 18 कम 18, 18 कम 18, तो एक यूनिट की वैल्यू आपको 11 पता चल गई ओरली। यहाँ पर देखोगे तो सीधा सीधा समझ में आ गया इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 36। तो 11 इंटू 36 ये लाइन लिखने वाली है बस, अगर लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, उसके अलावा ये लिखने वाली नहीं है। बस कितनी जल्दी आप इस चीज को बाईपास करते हो वो आप देखना है, वो प्रैक्टिस के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन अ स्कूल, देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द बॉयज ऑफ दैट ऑफ द गर्ल्स बिकम 14:9। ठीक है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, उनका रेशो दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का, कुछ गर्ल्स ऐड हो गई हैं 30 गर्ल्स बेसिकली, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कितने बॉयज ऐड करेंगे कि उनका रेशो 14:9 हो जाए, ठीक है। अब देखो बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा है, दोनों का रेशो दिया हुआ है 5:3। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो टोटल हो जाएगा, यानी कि 8 यूनिट, यानी कि ये टोटल स्टूडेंट है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट 640, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू हमें 640 दी हुई है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8×8 = 64, यानी कि 80 हो गई, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 80 हो गई, तो बॉयज कितने निकल के आ जाएंगे आपके पास टोटल, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 बॉयज हो गए, गर्ल्स कितनी निकल के आ जाएगी 240 हो गई, ठीक है। ये आपको बॉयज और गर्ल्स पता चल गया। अब उसने बोला 30 गर्ल्स और ऐड हो जाती है, तो अगर मैं यहाँ पे 30 गर्ल्स ऐड कर देता हूँ तो 240 में 30 ऐड करोगे तो 270 हो जाएंगी गर्ल्स। अब पूछ रहा है कितने बॉयज ऐड करें कि उनका रेशियो ये हो जाए। हमें नहीं पता कितने बॉयज हैं यहाँ पे, लेकिन हमें ये पता है एक्स मान सकते हैं इसको। अगर x/270 का रेशियो लास्ट में हमें दिया हुआ है 14:9, तो उसके इक्वल रख देते हैं, 9×3 = 27, 30 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 14 × 30, यानी कि 420, यानी कि बच्चे कितने होने चाहिए थे बॉयज 420 होने चाहिए थे। अब कितना ऐड हो रहे हैं यहाँ पे देखो, 400 थे 420 हो गए, तो 20 ऐड हो रहे हैं। यही पूछा था आपसे कि कितने बच्चे ऐड होने, मतलब बॉयज ऐड होने हैं, तो बॉयज कितने ऐड होंगे 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है, समझ आया रेशियो की टर्म्स में कैसे चल रही हैं चीजें। और भी छोटी छोटी ट्रिक्स निकल जाती है इसमें, लेकिन जब आप वो चीजें कब सीखोगे, जब आप इस पूरे प्रोसेस को समझ जाओगे, ठीक है ना। फिर आप एक्चुअल नंबर्स में नहीं, रेशियो की टर्म्स में ही बात करने लगोगे। क्लियर है, जैसे आप ये कर सकते थे कि जब आपको ये पता चला 5:3, अगर आपको यहाँ का रेशियो पता है कितना होगा तो भी आप निकाल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन वो कैसे होगा, वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। पहले नंबर्स के साथ फेमिलियरिटी बनाओ, कौन सी रेशियो किसको क्या बन रहा है, उसके बाद क्या प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तो समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल रहा है अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 10% नीचे सेल कर रहा है वो, कि हैड होगा यहाँ पे, हैड ही सोल्ड होगा, हैड ही सोल्ड इट फॉर 332 रुपीज मोर, 332 रुपये अगर ज़्यादा में बेचता वो, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको 20% का प्रॉफिट हो सकता था अगर वो ज़्यादा में बेचता तो। बोल रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है ना वो क्या है आप ये बताओ। तो पहले क्या बोला, देखो हम इसमें क्या करते हैं, अब जब हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो सबसे पहला आसान काम होता है कॉस्ट प्राइस को लेट कर लो 100। उसने बोला 10% कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचा है, 10% अगर नीचे बेचेगा तो यानी कि 10 रुपये कम में बेचेगा, इसका 10% कितना होता है 10 रुपये, यानी कि 90 रुपये में उसने बेचा, ये उसका सेलिंग प्राइस था। उसने बोला अगर वो 332 रुपये ज़्यादा में बेचता, ठीक है जी, उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता। अगर 100 रुपये की चीज़ है, उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो यानी उसको वो 120 में बेचनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखो कितने ज़्यादा में बेच रहा है वो, 90 की चीज़ 120 में, कितने ज़्यादा में बेच रहा है 30 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 332 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 30 की वैल्यू ये आ गई, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये था, आपसे पूछ रहा है 90 की वैल्यू, एक की कितनी होगी 332/30, तो 90 की वैल्यू कितनी होगी 332/30 × 90, ये काट दो 3 पे चला जाएगा, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 996 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, अब देखो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक करने लगा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि सीपी से एसपी पे कैसे जा रहे हैं, फिर अगर प्रॉफिट बोल रहा है तो क्या लिखेंगे उसको, डिफरेंस बोल रहा है तो कैसे इक्वेट करेंगे, क्वेश्चन की टर्म्स में यूनिट की टर्म्स में कैसे इक्वेट होगा वो, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसका प्रोसेस कैसे करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, कि जो चीज़ बोली वो आप फटाफट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस आप अपने मेंशन कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोल रहा है 4,4300 बिकम 4,644 इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 रुपीज इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बोल रहा है 4,4300 4,644 हो गए 2 साल में, यानी कि कितने का इंटरेस्ट मिला 4,644 में से अगर आप 4,4300 माइनस कर देते हो, बचा 44 और ये बचा 344 रुपये का इंटरेस्ट मिला उसको 2 साल में, ठीक है। 1 साल में कितने का मिलता, डिवाइड कर दो 2 से, तो 1 × 2, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 172 रुपये का इंटरेस्ट मिलता, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट 10,104 हो जाएगा 5 साल में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये रहा 172, किस पे मिला ये 4300 रुपये पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ये रेट आ जाएगा आपका। क्लियर है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ये 4 पे चला जाएगा एग्जैक्टली। तो रेट कितना हो गया 4%। अब आपसे पूछा क्या प्रिंसिपल अमाउंट, हमें नहीं पता कितना हो जाएगा 10,104, ये अमाउंट बोल रहा है, ठीक है ना, ना कि इंटरेस्ट बोल रहा है। कितना हो जाएगा, तो अमाउंट कैसे होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एनपीआर अपॉन 100 लिख दूं। अगर एनपीआर लगूंगा तो एन कितना, नंबर ऑफ ईयर्स 5, पी कितना नहीं पता, इंटू आर कितना है 4%। आ गया। इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए था, 10,104 के इक्वल। सही है भाई, अमाउंट लिखा है मैंने। प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो वो अमाउंट आता है 10,104। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये 25 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, p/5 और p है तो यहाँ एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा, तो यानी कि 6p/5 बचेगा आपका। ये किसके इक्वल है, 10,104। 6 से कट जाएगा ये एग्जैक्टली, 6 कम 6 कितना बचा 4, 41 बचा, 6 6 36, 5 बचा 50, 6 8 48, 2 बचा, 6 चौक 24, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 5 40, 8 5 सॉरी कह रहे 5 चौक 20, 2 8 पंजे 40 और 2 42, 4 कैरी गया, 6 पंजे 30 और 4 34, 3 कैरी गया, 5 एकम 5 और 3 8, 8420 आपका प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा यहाँ पे। क्लियर भाई, समझ में आया, ये चीज याद रखना। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट आप ऐड कर देते हो तो वो अमाउंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली अमाउंट है। रेट कैसे निकला वो मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब समझ में आ रहा है, एनपीआर का ही यूज हो रहा है, लेकिन अब अलग अलग तरीके से। अब आपको अलग अलग तरीके से चीजें दे रहा है, कभी रेट निकलवा रहा है, कभी नंबर ऑफ ईयर्स निकलवाएगा, कभी आगे जाके कहेगा इस वाले में कैसे इंटरेस्ट निकलेगा, जहाँ पे प्रिंसिपल और आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे, कभी ईयर्स निकलवा लेगा, रेट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, प्रिंसिपल निकलवा लेगा, ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला सेम ही लगेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज का क्वेश्चन है। बोल रहा है आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। ठीक है, इफ देयर एवरेज इज 136 देन द 6th नंबर इज, छठा नंबर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, अब बोल रहा है पहले से 5वें नंबर तक का सम। ठीक है, फर्स्ट से 5th नंबर का सम 7 टाइम्स है, तो यानी कि ये 7 टाइम्स कर दो 6th नंबर का। ठीक है, बराबर हो गए दोनों। अब बोल रहा है एवरेज, यानी कि फर्स्ट से लेके 6th तक का अपॉन 6 की वैल्यू क्या है 136। अब एवरेज का फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, तो ये सम कितना आ गया, फर्स्ट से लेके 6th तक का सम कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 6 18 और 3 21, 2 कैरी गया, 6 कम 6 और 2 8, 816 हो गया। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे जो पहली कंडीशन थी वो दिया हुआ था फर्स्ट से 5 तक का सम इक्वल है 7 टाइम्स ऑफ 6। तो यहाँ से फर्स्ट से 5 यहाँ पे भी आ रहा होगा, उसको क्या लिख सकते हो आप, 7 इंटू 6 लिख सकते हो, प्लस 6 बचा हुआ है एज इट इज, ये किसके इक्वल हो जाएगा 816 के। क्लियर है भाई। अब 7 टाइम्स ये है और एक ये है, तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स 6 हो जाएगा 816। 6th नंबर की वैल्यू क्या आएगी, इसको 8 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा, 8 एकम 8 0, 8 दूनी 16। 6th नंबर की वैल्यू आ गई आपकी 102। क्लियर, वो है ऑप्शन नंबर ए। समझ आया। अब देखो रिलेशन देने लगा अलग अलग नंबर में, अलग अलग उसमें इक्वेशन की टर्म्स में, लेकिन फॉर्मूला एवरेज का वही है, आप बस चीज़ों को इधर से उधर रखोगे और आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक दूसरे से कैसे इक्वेट करना है चीज़ों को वो समझना पड़ेगा। ठीक, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला ना, यहाँ पे मैंने एवरेज का फॉर्मूला ही लगाया है ना, और कुछ थोड़ी लगाया है। ये चीज़ जो दी हुई है उसको आपको पढ़ना ठीक से आना चाहिए, इसमें कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख पाओ। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है आगे जाके अर्थमेटिक में, बस यही रह जाएगा आप कितने अच्छे से स्टेटमेंट को समझते हो और उसको लिखते हो, उसके बाद तो कैलकुलेशन का रह जाता है बस। नेक्स्ट देखें,
ये देखो बोल रहा है ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है, ए की स्पीड 20% ज़्यादा है। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक्स इतने आवर्स एंड एक्स आवर्स, ठीक है, नाउ टू रीच द वाई एंड एक्स, यानी कि वो उधर पहुंच गया और दूसरे वाला दूसरी डायरेक्शन में पहुंच गया। वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस तरह का क्वेश्चन जब आपको दिखाई दे तो इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करने की कोशिश मत करना, इसका डायरेक्ट आंसर होता है, मैं आपको डायरेक्ट इसका मेथड बताऊंगा। सिर्फ एक यही क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको याद रखना है, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसका क्या होता है बेसिकली, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल होता है अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए, उल्टा लिखा होता है बेसिकली, ठीक है। ये टाइम टेकन कौन सा वाला होता है, जो मिलने के बाद मीटिंग के बाद जो टाइम लिया होता है ना उन्हें पहुंचने के लिए, वो टाइम होता है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें चीज़ों को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब स्पीड जब बोल रहा था ए की स्पीड 20% ज़्यादा है, तो अगर बी की स्पीड 100 होगी तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी 120, 20% ज़्यादा लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे पुट कर दो, ए की स्पीड आप 120 पुट कर दोगे, बी की 100 पुट कर दोगे, इज इक्वल टू अंडर द रूट ये रहेगा, बी ने कितना टाइम लिया, बी ने लिया है एक्स अपॉन ए ने लिया है 2.5 घंटे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, यानी कि 5 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। 0 से 0 काट दो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25, उधर आ जाएगा 2x अपॉन 5, 5 से काटोगे 5×5 = 25, 2 से काटोगे 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18/5, यानी कि 5 × 15, 3/5, ठीक है, 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको क्या लिखना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये लाइन, इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाता जब आपको ये पता होता तो, ठीक है। सिर्फ एक यही है टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो चीज़ आपको याद रखनी है, नहीं तो बहुत कम ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, नहीं तो सारी चीज़ें बेसिक तरीके से करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आती हैं कि आप समझ पाते हो डिस्टेंस स्पीड टाइम का आपस में रिलेशन कैसे चलता है, रेशो की टर्म्स में भी कैसे चलता है और इक्वेशन की टर्म्स में भी आप बनाना सीख जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, two racers run at a speed of 100 meter per minute and 120 meter per minute respectively. If the second racer takes 10 minutes less than the first to complete the run, then how long is the race? ठीक है, रेस कितनी लंबी थी आपको ये बतानी है। अब एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं पहले ये, ठीक है, और फिनिश लाइन पे पहुंच रहे हैं। कह रहा है जो सेकंड वाला रेसर है वो उससे 10 मिनट कम टाइम लेता है, यानी कि जो यहाँ पे होगा वो 10 मिनट बाद पहुंचेगा, यानी कि ये अगर सपोज करो मैं इसको ए रेसर मान लेता हूँ, ये ए मान लेते हैं इसको और ये बी मान लेते हैं, तो बी पहले पहुंच गया यहाँ पे, ए और बी दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है। अब ए जो है ये वाला डिस्टेंस 10 मिनट में ट्रेवल करेगा, सही है, बोल रहा है ना सेकेंड रेसर टेक 10 मिनट लेस, इसने 10 मिनट कम लिए तो ये यहाँ तक आने में 10 मिनट और लेने वाला है, यानी कि तभी तो ये माना जाएगा कि इसने 10 मिनट कम लिए, यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट लेने वाला है, तो यानी कि डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला जो है 10 मिनट में कितना चल देगा 1000 मीटर, सही है, यानी कि ये जो बीच में डिस्टेंस मेंटेन होगा जब फिनिश लाइन आ जाएगी तो 1000 मीटर का गैप होगा दोनों में, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो ये 1000 मीटर का डिस्टेंस कब तक क्रिएट होगा ये भी तो समझना पड़ेगा, तभी तो आप निकाल पाओगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है टोटल। 1 मिनट में देखो 20 मीटर का गैप क्रिएट होता है, क्योंकि 100 मीटर चलता है, 120 मीटर चलता है, 1 मिनट के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 20 मीटर का गैप क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चला कि लास्ट में जाके 1000 मीटर का गैप क्रिएट हो गया, तो अगर इसको 1000 बनाना है तो कितने मिनट लगेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 मीटर का गैप क्रिएट हो गया, यहाँ से भी 50 करना पड़ेगा, यानी कि 50 मिनट की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि 50 मिनट तक चलेंगे दोनों यहाँ से, तो इस पोजीशन पे आ जाएंगे ऐसे और ऐसे, यानी बी यहाँ तक पहुँचने में 50 मिनट लगाता है, समझ में आ रहा है भाई। बी अगर 50 मिनट लगाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, 120 मीटर पर मिनट की स्पीड है उसकी, और 50 मिनट में कितना चलेगा 12×5 = 60, यानी कि 6000, ठीक है, 6000 यानी कि 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया आपका निकल के 6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आप मार्क करोगे, रेस की लेंथ कितनी थी
6 किलोमीटर की। समझ आया भाई? अब बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया कि कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है और लास्ट में जाके कितना गैप मेंटेन होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो आराम से देख लेना इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, आजकल ट्रेंड में है रेस वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ लेना, रेस वाले क्वेश्चन जब भी कराऊं तो आराम से समझने की कोशिश करना कि कैसे हो रहे हैं वो। नेक्स्ट देखें, देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, ए बी सी की एफिशिएंसी का कोई रिलेशन दिया हुआ है। बोल रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, 5 दिन साथ में काम करते हैं। बोला द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन, बी अकेला जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में खत्म कर लेगा, ये पूछा है आपसे। अब ए का तो दिया हुआ है आपने कि 40 दिन में वो काम खत्म कर देता है। अब एफिशिएंसी का रेशो निकालते हैं क्योंकि रिलेशन दिया हुआ है। ए बी सी की एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं। बी 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, तो अगर ए की एफिशिएंसी हम 100 मान लेते हैं तो बी की 125 हो जाएगी। ठीक है जी। सी है 28% ज़्यादा बी से, अगर बी को हम 100 मान लेंगे तो सी की एफिशिएंसी 128 हो जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ये 4 से काटोगे तो 25 पे जाएगा, ये 4 से काटोगे 4 दिया 12, 4 दूनी 8। तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए इस वाले नंबर को यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 से फिर काट दोगे और सिंप्लीफाई कर लो तो ये 20 पे चला जाएगा, ये 25 पे चला जाएगा और ये 32 पे चला जाएगा। क्लियर है? 20 25 32 एफिशिएंसी आ गई। अब बोला उसने कि 40 दिन में ए काम खत्म करता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20। एफिशिएंसी को अगर आप नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल वर्क आ जाता है, तो यानी कि 40 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 800 टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ पर वो 800 टोटल वर्क होता है। ठीक है जी। अब बोला 5 दिन तक साथ में काम किया, तीनों की एफिशिएंसी लिख लेते हैं, ए बी सी। यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है, ये नंबर लिखने का, निकालने का भी कोई मतलब नहीं है। ए की एफिशिएंसी 20 थी, बी की एफिशिएंसी 25 थी और सी की 32 थी। तीनों मिलके कितना काम करेंगे? 7, 3 2 5 और 2 7, 77। अब 5 दिन काम किया है साथ में तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 सत्ते 35, 3 कैरी गया, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385 काम खत्म कर लिए। तो माइनस कर दो, 5 बचा, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 415 काम बच गए। 415 काम अब बी को करने हैं, तो देखते हैं बी कितना टाइम लगेगा। बी की एफिशिएंसी है 25, तो ये हो गए टोटल वर्क जो करने हैं और ये बी की एफिशिएंसी हो गई। तो बी के नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे, 5 5 25, 5 8 40 और 5 दिया 15। 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80 होता है, तो 16 3/5 डेज लगेंगे। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखें, बोल रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 1,20,000 और 90,000। ठीक है, ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं 1,20,000 से, 1,90,000 से। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ 1/3 ऑफ इस कैपिटल, यानी कि 4 महीने तक ये कैपिटल रहा था, उसके बाद क्या किया इसने? 1/3 निकाल ली। इसका 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा? 1,20,000 का 1/3 निकालने की कोशिश करो तो 40,000 आएगा। ठीक है, तो 40,000 निकाल लिया, तो बची कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट? 80,000 बची। 80,000 रहेगी अगले 8 महीने तक, क्योंकि टोटल 12 महीने हैं, क्योंकि प्रॉफिट एक ईयर में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, उसके बाद कह रहा है बी ने डबल कर दी अपनी कैपिटल, तो यानी कि ये भी इन्वेस्टमेंट जो थी इसकी 4 महीने तक रही, उसके बाद डबल करने के बाद 1,80,000 हो गई और वो रही है 8 महीने तक। क्लियर है? समझ आया? अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। यहाँ से भी आप 4 जीरो उड़ा सकते हो कॉमन लेके, यहाँ पे भी उड़ा दोगे, यहाँ पे भी उड़ा दोगे और यहाँ पे भी उड़ा दोगे। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है? 4 दिखाई दे रहा है मेरे को कॉमन, यहाँ से चला जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा, 4 यहाँ से चला जाता है, 4 दूनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा आपका 12, 8 दूनी 16, 12 + 16 बच गया यहाँ पे। यहाँ पर बचा 9 और 18 दूनी 36 हो गया यहाँ पे। 16 + 12 कितना होता है? 28 और 36 और 9 45, 28:45 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्लियर? समझ आया? आगे बढ़े अब। ये देखो बोल रहा है when 732 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x, कोई नंबर है x, उससे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है 12।
हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर, एक्स की ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी, तो यानी कि ये आपको देखना पड़ेगा जो नंबर एक्स है। पहली चीज तो आपको क्या पता चल रही है, अगर रिमाइंडर 12 बच रहा है तो एक्स जो है वो बड़ा है 12 से। ये तो समझ में आया, बड़ा होना चाहिए डिवाइजर 12 से, तभी तो 12 का रिमाइंडर छोड़ पाएगा। क्या आपने कभी देखा आपने 3 से डिवाइड किया हो किसी चीज को और रिमाइंडर आपका आ गया 4, अरे 4 नीचे आ जाता है तो एक बार काउंट करके 3 और लिख देते हैं, यानी कि एक रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो यानी कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब देखो कि ये बोल रहा है कि एक्स की कितनी वैल्यूज लेगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा, अगर 12 रिमाइंडर है तो अगर हम इसमें से 12 घटा देते हैं तो यानी कि 720। 720 वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा सारे नंबर से, कि जो भी वैल्यूज होंगी एक्स की। क्लियर। लेकिन अब ये पता चला कि वो सारी वैल्यूज 12 से तो बड़ी होनी चाहिए। सबसे इसको करने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला देखोगे आप यहाँ पे, वो लिख भी लेना आप। 720 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 9 से चला जाएगा, 9 इंटू 80। 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब। यहाँ पे 10 बचेगा फिर बाद में, इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हो। ये 2 को यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का आसान तरीका क्या होता है, जो पावर है उसमें एक एक ऐड करके आप लिख दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की जगह 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 की जगह 4 + 1 5 हो जाएगा, और 1 की जगह 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 या 15, 15 दूनी 30, तो यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके आ गए 30। लेकिन इसमें तो सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड है, आपको वो वाले फैक्टर चाहिए जो 12 से बड़े हों। तो आप कौन से वाले फैक्टर माइनस कर दोगे, जो फैक्टर 12 से छोटे हैं। अब आप ये तो सीधा सीधा पता ही लगा सकते हो, जो फैक्टर 12 से छोटे हैं वो हटा देते हैं। भाई 720 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो 12 से छोटे हैं। एक इसको डिवाइड करता है, बिल्कुल सही है। 2 भी करता है, ठीक है। 3 भी करता है, हाँ जी। 4 भी करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 7 नहीं करता। 8 तो करता ही है, हमने यहाँ पे भी निकाला। 9 भी करता है, 10 भी करता है। 11 करेगा, नहीं करेगा, 12 कर जाएगा। ठीक है, अब देखो कितने हो गए ये फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 फैक्टर हो गए। ठीक है, ये वाले फैक्टर तो चलेंगे ही नहीं ना, हमें चाहिए ही नहीं ये। क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 12 से बड़ा है। 30 फैक्टर्स आए थे, 10 फैक्टर जो हैं वो हमें चाहिए नहीं, तो यानी कि 30 में से 10 माइनस कर दोगे आप, यानी कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए, इसमें एक्स की वैल्यूज लेंगे वो होंगे 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको समझ लेना अच्छे से, क्वेश्चन पूछा जाता है। के अलावा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप ऐसे काउंट करते रहोगे और आपको 720 तक जाना पड़ेगा, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का है, 1-2 क्लासेस के बाद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन मैं खत्म कर दूंगा, फिर इसके क्वेश्चन लास्ट में आएंगे कुछ अच्छे से, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, बोर्ड की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, कैसा रिलेशन होता है आपस में, कैसे इक्वेशन बनाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई लेवल का नहीं आता। इन टर्म्स ऑफ रेशियो अगर पूछा जाएगा कुछ चीज़ तो वो लास्ट में मैं इंक्लूड कर लूँगा वैसे क्वेश्चन, लेकिन अभी के हिसाब से बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन इनफ है 4-5, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है और इसी पैटर्न पे बेस्ड आता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ बोट कैन गो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 55 मिनट। ठीक है जी, 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड प्लस 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड, कितना टाइम लग रहा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया है तो टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया है टाइम, टोटल टाइम बोला 55 मिनट। हमारा किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो डिवाइड करोगे 60 से, तो ये भी आर में हो गया कन्वर्ट। उसके बाद एक और चीज़ बोली उसने, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम से, 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम से, टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 25 मिनट। तो 60 और 25 85 मिनट लग रहे हैं, 85/60 लिख सकते हो इसको। क्लियर है, बोल रहा है इन हाउ मच टाइम विल इट गो 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड निकल जाएगी तो टाइम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, अपस्ट्रीम को एलिमिनेट कर दो कैसे भी करके। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि आपको u की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं। या तो आप u को xy, u और d को xy मान के करो, या आप इसी टर्म को दोनों को सेम बना लो, तो भी हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को सेम बना लेते हैं पहले।
अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 तिया 12 बाई यू हो जाएगा और 4 तिया 12 बाई यू हो जाएगा। अब देखो बनेगा क्या, 12 बाई यू प्लस 5 चौक 20 बाई डी इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55/15 लिख सकते हो, क्योंकि 60 को काट देंगे हम 15 से, ठीक है। 4 से काटोगे तो 15 पे चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, 12/यू प्लस 9×27/डी, ये हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 85/20 लिख सकते हो इसको आप, ठीक है। 5 से फिर काट दो 11 और ये 3, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 सत्ते 35, ठीक है। ये हो गया सिंप्लीफाइड। अब 12 बाई यू को इक्वेट करके लिख दो। 12 बाई यू को आप क्या लिख सकते हो, 17/4 माइनस 27/डी प्लस यहाँ पर आएगी ये 20/डी की वैल्यू इज इक्वल टू 11/3। क्लियर है। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाए, इसको सॉल्व करोगे तो -7 आएगा, -7/डी मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 11/3 माइनस 17/4 होगा ये, ठीक है। 17 है ये। इसका एलसीएम ले लो, -7/डी इज इक्वल टू 4 तिया 12, 11 चौक 44 माइनस 17 तिया 51। ये बच गया, इधर लिख लेते हैं इसको, -7/डी कितना बचा, 6 7 बचा, माइनस का 7/12, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। डी की वैल्यू कितनी आई, 12, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टाइम निकालना था, 43.2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है 12 की स्पीड से। डेसिमल हटा लो पहले, 10 लगा लो, 12 से जाएगा एग्जैक्टली, 12 तिया 36, 4 और 3 7, हाँ चला जाएगा, 12 तिया 36, 7 बचेगा 72, 12 6 72, 36/10 यानी कि 3.6 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समझ आया। अब इक्वेशन से करना समझ में आया आपको, इक्वेशन बनाई कैसे और इक्वेशन को इक्वेट कैसे किया मैंने एक दूसरे में, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन वाली इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ी सी डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को। यही चीज़ अगर लिखी होती 2x + 3y = 5 तो आप सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। रेशो की टर्म्स में अभी मत जाना, पहले ये समझो कि चीज़ें दी क्या हुई है। रेशो की टर्म्स में भी सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, या इक्वेशन से भी। ऐसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन रेशो भी किए जाते हैं, लेकिन रेशो का तरीका कब सीखोगे, जब पहले आप बेसिक तरीके पे कमांड आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे अब पूछा है ये, हमने पहले तो पढ़ा था कि x + 1/x x - 1/x ऐसा कुछ दिया हो तो उसकी पावर्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन को पहले उस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख लेना एक बार। x² + 3x + 1 = 0 है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे इसको x से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, इसको x से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, इसको x से डिवाइड करोगे 1/x बचेगा, ठीक है। ये 0 के इक्वल हो गया। तो अब यहाँ से x + 1/x की वैल्यू लिख सकते हो, ये 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब आपने तो पढ़ा था पावर 2 कर सकते हो, पावर 4 कर सकते हो, फिर पावर 8 हो जाएगी। अब ये 6 कैसे आएगी, याद रखना एक बार स्क्वायर करना है और एक बार क्यूब करना है। x + 1/x की पावर 3 क्या क्या होता है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, a + b का होल क्यूब लगता है a³ + b³ + 3ab, मतलब x × 1/x कट जाएगा, x + 1/x, ठीक है। ये चीज़ होती है। अगर इसकी वैल्यू आपको दी हो, सपोज करो 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा और 3 × 4 इधर आके माइनस हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, देखो पावर 2 करते हैं और फिर 3 करते हैं, तो 2 × 3 6 पावर आ जाएगी, ठीक है। तो पहले स्क्वायर करो इसका, ये क्या बन जाएगा आपके पास, x² + 1/x² = 3 का -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। इधर बचता है 2, वो 2 आके इधर माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 चला गया, 7 बचेगा। अब क्या करना है, इसको क्यूब करना है आपको, ठीक है। इसका क्यूब करोगे तो x की पावर 6 बन जाएगा, ये 1/x की पावर 6 बन जाएगा, प्लस देखो यही टर्म बनेगी 3a × b करोगे तो ये तो कट जाएगा आपस में, 3x² × 1/x² अगर मैं लिखूंगा तो वो कट जाएगा, पर ये चीज़ तो लिखी रहेगी, यानी कि ये चीज़ लिखी रहेगी x² + 1/x², क्योंकि हम हमारे लिए तो ये है ना x + 1/x, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा पूरा, तो यानी कि 7 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 343 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 = 343। इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 7, तो 7 से 21 हो जाएगा, उधर जाके -21 हो जाएगा। 343 में से 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 322, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
समझ आया? क्यूब वाला भी और स्क्वायर वाला तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, लेकिन क्यूब की टर्म भी फॉर्मूला तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। अब इसको अलजेब्रा की टर्म्स में कैसे यूज करना है वो आपने इस क्वेश्चन में देख लिया, ठीक है। अब बार बार ये मत सोचना कि मैं x+1/x के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कभी 3 लेके, कभी 4 लेके, कभी 5 लेके, कभी -2 लेके। एक बार फॉर्मूला सीख लिया, उसके बाद प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगर नहीं आ रहा है, एक बारी में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको इंटरचेंज करना आ जाएगा कि इधर वैल्यू जाएगी तो -2 होगा, उधर वैल्यू जाएगी तो +2 होगा। इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ये देखो, इन द गिवन फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। इस तरह की फिगर बनी हुई है, एंगल APB 62 दिया हुआ है, यानी कि ये वाली वैल्यू 62 डिग्री दी हुई है। द मेजर ऑफ AQB, ये वाला एंगल पूछा है आपसे। अब देखो, टेंजेंट सर्कल के सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये याद रखना थ्योरम को। अब यहाँ पे डिस्कस कर दी है, बार बार नहीं करूँगा। जो टेंजेंट होती है, अगर जहाँ सर्कल पे वो टच कर रही होती है उस पॉइंट को आप सर्कल के सेंटर से मिलाते हो तो एंगल बनता है 90 डिग्री का। अब देखना, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बन गया AOBP। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। 90 और 90 तो यहाँ चले गए, 360 में से 180 तो चले गए, बचे 180, 180 में से 62 डिग्री यहाँ चला गया, तो ये वाला बचेगा आपके पास। तो ये वाला कितना बचेगा? 180 में से 62 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? इस वाले की वैल्यू आएगी आपके पास 118 डिग्री, ठीक है। अब देखो, ये सेम आर्क है बेसिकली AB, ये सेंटर पे एंगल बना रही है और यही एंगल बना रही है सर्कल के ऊपर। तो ये वाला जो एंगल होता है, मैंने आपको बताया था, हाफ होता है किसके? सेंटर पे बनाए हुए एंगल के। तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो 118 का हाफ होगा, यानी कि 118 का हाफ क्या होता है? 59 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में। जितना अच्छा आपकी थ्योरम के ऊपर कमांड होगी उतना आप समझ पाओगे कि कौन सी एंगल की वैल्यू क्या आ रही है। उसके बाद सीधा टिक ही करना है बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखो, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताने से पहले कन्वर्जन या कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं उसको एक बारी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बिना ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे आप, वो बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम वो समझो और उसको ठीक से समझना, क्योंकि बच्चे उसमें साइन में भी कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्वाड्रेंट में भी कॉम्प्लिकेट करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में भी कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्वाड्रेंट बेसिकली क्या है? ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, इसी इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, को थर्ड, इसको फोर्थ। एंगल्स क्या होते हैं इसमें? जैसे ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है तो ये होता है 0 डिग्री प्लस थीटा, या आप इसको बोल सकते हो 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वाले एंगल पे क्या होगा? 90 से ऊपर चला गया तो 90 डिग्री प्लस थीटा होता है, और ये 180 डिग्री से कम होता है तो 180 डिग्री माइनस थीटा बोलते हो इसको। यहाँ पर 180 से ज़्यादा हो जाता है तो 180 डिग्री प्लस थीटा बोलते हो, और 270 डिग्री माइनस थीटा बोलते हो। यहाँ क्या होता है? 270 से ज़्यादा हो जाता है तो 270 डिग्री प्लस थीटा बोलते हो, और 360 डिग्री माइनस थीटा बोलते हो, ठीक है। पूरा घूम के आता है तो 360 हो जाता है ना, क्लियर है। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो सारे साइन होते हैं इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे ऑल साइंस पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, साइन का मतलब कोसेक भी पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस और टेक पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में। अगर आपका एंगल लाई करता है इन सब क्वाड्रेंट्स में तो आपको ये देखना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं चेंज कैसे होता है रेशियो, ठीक है। इसको समझने के लिए आप समझो कि अगर मैं एक चीज लिखता हूं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। ये चीज़ें लिखी मैंने बोला साइन 90 माइनस थीटा करना है, तो यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब 90 की टर्म्स चल रही होती हैं तो आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में, ठीक है। इसलिए बोला जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर देखो इन दोनों को प्लस करते हो आप, थीटा और 90 माइनस थीटा को, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आएगा। तो आपको ये भी याद रखना है
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा में इसको ये भी बोला जाता है, अगर आपके ए और बी यानी कि थीटा जो साइन ले रहा है और बी यानी कि कॉस थीटा का जो एंगल है, ए और बी की वैल्यू सम करके 90 आ रही है, तो यानी कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा। वो एप्लीकेशन में आपको बाद में सिखाऊंगा जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़। साइन 90 प्लस थीटा यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में चला गया, इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो यानी कि कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कॉस 90 माइनस थीटा इस वाले एंगल में क्वाड्रेंट में आएगा। कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, एंगल चेंज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन वैल्यू आएगी, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना कॉस 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होकर साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता है। इस वाले एंगल वो उसको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, इधर वाले को, उधर वाले को नहीं देखना है। साइन थीटा तो कन्वर्ट हो गया, आप तो कहोगे साइन पॉजिटिव होता है सर, लेकिन देखना आपको इसके अकॉर्डिंग है। कॉस तो नेगेटिव होता है ना, और साइन और कोसेक पॉजिटिव है और सारे नेगेटिव है, तो यानी कि माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप टैन कॉट सेक कोसेक के भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं कुछ लिख के दिखा देता हूँ, जो बचेगा वो आप अपनी तरफ से लिखना। टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा लिखते हो अगर, टेन 90 प्लस थीटा होता है कॉट थीटा, 90 प्लस थीटा में इस वाले एंगल में आएगा क्वाड्रेंट में, तो आपका जो साइन है वो आ जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, कॉट 90 प्लस थीटा टेन थीटा होगा और साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो आप। क्लियर है, ऐसे ही 180 डिग्री वाले में अगर करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 180 डिग्री के एंगल्स जब चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो साइन को पॉजिटिव लिख दिया। अब ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 180 माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा तो कॉस नेगेटिव होता है तो यानी कि माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री है तो यानी कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से समझना है, अभी इतना ही समझो, उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कोसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 माइनस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। अब हमने ये तो देख लिया कि टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है और सेक कोसेक में, अगर मैंने वहाँ पीछे लिखा नहीं है तो ये सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है, ये याद रख लेना कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना तो पीछे लिख दिया मैंने, टेन को भी कॉट में लिख दिया, कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। अब करेंगे कैसे, उस चीज़ को अप्लाई करना सीखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक को आप लिख सकते हो 90 माइनस 5 माइनस थीटा लिख सकते हो इसको आप। अब आप कहोगे कैसे सर, यहाँ तो 85 प्लस थीटा लिखा हुआ था, इसको ओपन कर लो, देखो 90 माइनस 5 हो जाएगा तो यानी कि 85 हो जाएगा, माइनस साइन ओपन होगा तो ये प्लस बना देगा इसको, तो ये बेसिकली मैंने यही चीज़ तो लिखी हुई है। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग देखो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर देखो 90 माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे आएगा और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मैंने चेंज कर दिया और थीटा एज इट इज लिख दिया, माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा एज इट इज है। इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो टेन 90 माइनस 35 माइनस थीटा लिख सकते हो आप, यानी कि टेन 90 माइनस 35 का मतलब क्या होता है 55, और माइनस खोलोगे तो प्लस आएगा, सेम चीज़ लिखी हुई है मैंने, ये चीज़ है तो इसकी जगह ये लिख सकते हो आप, टेन 55 प्लस थीटा और प्लस टेन 55 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों कट जाएंगे, जीरो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ आया, कन्वर्जन इस तरीके से एक बारी में नहीं आएगा समझ में कि आपको कोसेक कोसेक में किस तरीके से कन्वर्ट करना, लेकिन जो यहाँ दिए होते हैं ना उनसे आइडिया लग जाता है कि ये इसी में कन्वर्ट होगा, ये इसी में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो आप, वो चीज़ें भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन अभी पहले कन्वर्जन के जो जैसे जैसे हो रहे हैं साइन कॉस में किस तरीके से कौन से क्वाड्रेंट में कैसे कन्वर्ट होता है वो चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेंड्रिकल वेसल की बात कर रहे हैं, पहले तो सिलेंडर क्या होता है वो देखते हैं। और भी कुछ है क्या सिलेंडर के साथ साथ क्वेश्चन में, हाँ एक रेक्टेंगुलर टब है, बेसिकली क्यूबॉइड वाली चीज़ समझ लो, क्यूबॉइड को भी डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है,
कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा सिलेंडर दिखता कैसे, सिलेंडर इस तरीके से दिखता है। तो आपके घर में सिलेंडर आता है ना, कुछ कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूब का ही भाई होता है, लेकिन क्या है, सारी साइड से आपस में इक्वल नहीं होती, तो उसको क्यूबॉइड बोल देते हैं। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आप याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। इस एच प्लस आर का मतलब क्या है, इसको ओपन करके बताता हूँ मैं। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, कर्ड सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस किया। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से? नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाले सर्कल का एरिया मैंने ऐड किया है। तो कर्ड वाला होता है ये वाला पार्ट, घुमावदार वाला, जो ये स्ट्रेट है। और जो ऊपर के सर्कल होते हैं उनको भी अगर आप ऐड कर दोगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L × B × H। ठीक है। अब अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, ये इसका सरफेस एरिया होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने की भी जरूरत नहीं है, उसके बाद जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं माइनस करके आपको अपने आप बता दूंगा, ताकि उसमें आप इमेजिन भी कर पाओ एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछ क्या रहा है। ठीक है, होता क्या है। लेकिन अभी के लिए ये फॉर्मूलाज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोल रहा है अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, पानी भरा हुआ है। इट्स कंटेंट्स आर एम्प्टीड इनटू अ रेक्टेंगुलर टब ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 44 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट टू विच द वाटर राइजेस टू द टब। ठीक है, किस हाइट तक वाटर राइज करेगा, मतलब टब में कितनी हाइट पे पानी आ जाएगा, वो आपको बताना है। देखो, जो उसका वॉल्यूम है पानी का उसके अंदर, वही वॉल्यूम तो आगे ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तो वॉल्यूम को बराबर कर दो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L × B × H। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 30, तो 30 × 30 लिख दोगे, एच की वैल्यू है 42, एल कितना दिया हुआ है 75, ब्रेथ 45 दी हुई है, 44 सॉरी, और हाइट आपको बतानी है कितनी हाइट राइज करेगी पानी की, तो एच रख दो। उसको काट देते हैं, देखो 22 से 2 पे चला जाएगा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10 हो गया, 10 से ये 1 0 कट जाएगी। ठीक है। 7 से 1 काटो, 7 6 42। ठीक है। कितना बचा भाई? अब हाइट आपकी आ जाएगी, खेती 18, 18 दूनी 36, भाई 2 बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है और ये 6 बचा हुआ है। ठीक है, या 6 6 36 समझ सकते हो। हाइट कितनी आई? 36। जितना पानी जिस हाइट तक चला जाएगा वो है 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ आया? बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें समझने का ये था कि वॉल्यूम को आपको वॉल्यूम के इक्वल रखना है। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जिस तरह से वॉल्यूम अगर आप रिकास्ट करते हो एक बर्तन के पानी को दूसरे बर्तन में डालो, तो उतना वॉल्यूम ही तो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटी उसकी उतनी वॉल्यूम की है। ठीक है, तो वॉल्यूम कंपेयर कर रहे हो आप, वो चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, वो आपको बताना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर नहीं आई आपको, मान लो सपोज करो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता था, लेकिन आपको यही नहीं पता इसके वॉल्यूम को उसके वॉल्यूम के इक्वल रखना है, वो भी तो समझना पड़ेगा। तो वो चीज़ ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें थी कि आपको फॉर्मूले बताओ सिलेंडर के, और आपको क्यूबॉइड के बारे में बताओ। ठीक है। सिलेंडर के बेसिक फॉर्मूले यही होते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछता है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे सॉल्व कर लेंगे उसे। ठीक है। तो इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है प्री में, अगर मेंसुरेशन की बात करो तो कैलकुलेटिव लग सकता है लेकिन मुश्किल नहीं आता है। ठीक है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। इन केस आपको किसी में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी वो आप बता सकते हो। दूसरा मैंने बोला आप अटेंडेंस लगाना, कि अगर आप पूरी क्लास कर रहे हो तो थोड़ा आइडिया लगे मुझे कितने बच्चे पूरी क्लास कर रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, ताकि जो बच्चे बीच में छोड़ रहे हैं उन्हें पता चले कि इंप्रूवमेंट तो आ रहा है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था, वैसे ही क्लासेस कम है, मैं बहुत कम क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, उसी क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर उसमें भी आपको बोरियत लग रही है तो देखो आप सोचो फिर कि आप कैसे करोगे सिलेबस पूरा, इतना टाइम रह नहीं गया है आपके पास। ठीक है, उसके बाद अब प्रैक्टिस भी करनी है, फिर आप बोलोगे स्पीड नहीं बढ़ रही, इसलिए मिस्टेक्स हो रही हैं, पेपर ही पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं। जब आप सिलेबस जल्दी से पूरा कर लोगे, आपका ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो ही तो आप उस स्टेज पे जाओगे, नेक्स्ट वाली स्टेज पे। ठीक है।
तो और जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो आप एटलीस्ट, ठीक है। इतने की फ्रीडम दे रखी है मैंने, मैं पढ़ता भी हूँ आप सबके मैसेज और रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।